गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप बहुत अच्छे होंगे। लास्ट टाइम हम बात कर रहे थे, किसकी बात चल रही थी? चुंबक के गुणधर्म की बात चल रही थी, जिसमें हमने 6 गुणधर्म देख लिए थे। अब 7वां गुणधर्म है, ठीक है ना, चुंबकीय पदार्थों का प्रतिकर्षण। आपको केवल सुनना है, चुंबकीय पदार्थों का ध्यान से सुनना है केवल आपको। चुंबकीय पदार्थों का प्रतिकर्षण, चुंबकीय पदार्थों का प्रतिकर्षण होता है कि कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो कि चुंबक के द्वारा प्रतिकर्षित होते हैं, इसे बोलते हैं चुंबकीय पदार्थों का प्रतिकर्षण। कुछ पदार्थ चुंबक द्वारा क्या होते हैं, प्रतिकर्षित हो जाते हैं, इसको बोलते हैं चुंबकीय पदार्थों का प्रतिकर्षण, ठीक है ना। चुंबकीय पदार्थों का प्रतिकर्षण कहते हैं, जैसे सोना है, चांदी है, ये सब, ठीक है ना। उसके बाद बात करेंगे 8वां गुणधर्म है। 8वां गुणधर्म है कि चुंबकीय प्रेरण। क्या है? चुंबकीय प्रेरण। चुंबकीय प्रेरण क्या होता है? जब चुंबकीय पदार्थों, चुंबकीय पदार्थ कौन कौन से थे? लोहा, कोबाल्ट, निकेल, कली, मैंने बताया था। चुंबकीय पदार्थों को, ठीक है ना, किस में रखा जाता है? चुंबक के संपर्क में रखा जाता है, ठीक है ना। चुंबक के संपर्क में रखा जाता है, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है। चुंबकीय पदार्थों को जब चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, तब चुंबकीय पदार्थों में चुंबक के गुण आ जाते हैं। मैंने कल ही बताया था, इसको बोलते हैं चुंबकीय प्रेरण। तो चुंबकीय पदार्थों को जब चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उसमें भी चुंबक के गुण आ जाते हैं। इसको क्या कहा जाता है? चुंबकीय प्रेरण कहा जाता है। और इधर सुनना, चुंबकीय प्रेरण कहा जाता है इसको, ठीक है ना। चुंबकीय प्रेरण का मतलब क्या है? चुंबकीय प्रेरण का मतलब है जब चुंबक के संपर्क में किसी चुंबकीय पदार्थ को रखा जाएगा तो उसमें क्या उत्पन्न हो जाएगा? चुंबक के गुण उत्पन्न हो जाएंगे। इसको चुंबकीय प्रेरण कहा जाता है, ठीक है ना। 7 हो गए, 8वां हो गया। अब 9वां है, लोहे व चुंबक में, लोहे के टुकड़े और चुंबक में विभेद करना है। यानी कि आपके पास एक तो लोहे का टुकड़ा है और एक चुंबक का टुकड़ा है, और दोनों में आपको विभेद करना है कि कौन सा लोहे का टुकड़ा है, कौन सा चुंबक का टुकड़ा है। तो इसमें विभेद मात्र प्रतिकर्षण के द्वारा ही संभव है। इधर सुनना एक सेकेंड। लोहे व चुंबक में विभेद मात्र प्रतिकर्षण के द्वारा संभव है। कैसे? आकर्षण से संभव नहीं है। इधर देखना, मान लेते हैं एक चुंबक को टुकड़ा को लटका दिया, एक चुंबक के टुकड़े को लटका दो। एक चुंबक के टुकड़े को लटका देने के बाद, ठीक है ना, लटका दिया। अब हमको एक लोहे का टुकड़ा दे दिया, ठीक है ना, और एक चुंबक का टुकड़ा दे दिया और कहा कि इसको पहचानो। तो हमने एक लटकी हुई चुंबक के पास पहले लोहे का टुकड़ा लेके गए, तो लोहे का टुकड़ा इसको आकर्षित करेगा, चुंबक लोहे के टुकड़े को आकर्षित कर लेगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब चुंबक का टुकड़ा लेके गए इसके पास, चुंबक का टुकड़ा लेके गए इस लटकी हुई चुंबक के पास। दो है हमारे पास, एक लोहे का टुकड़ा है और एक चुंबक का टुकड़ा है। तो पहले लोहे का टुकड़ा इस लटकी हुई चुंबक के पास लेके गए तो आकर्षण हो रहा है। फिर हम क्या करा, हमने एक चुंबक का टुकड़ा इसके पास लेके गए, मान लो अब भी आकर्षण हो रहा है, ठीक है ना। फिर क्या करेंगे, लोहे के टुकड़े को उल्टा करके लेके जाएंगे। पहले मान लो ये वाला हिस्सा लेके गए थे इसके पास, तो अब ये वाला हिस्सा लेके जाएंगे। तो लोहे के टुकड़े को अब लेके जाएंगे तो लोहे का टुकड़ा तो अब भी आकर्षित होगा इससे, ठीक है ना। लेकिन अब चुंबक के टुकड़े को उल्टा करके लेके जाएंगे तो पहले यदि आकर्षण हो रहा था तो अब क्या होगा? प्रतिकर्षण। क्यों होगा प्रतिकर्षण? क्योंकि मान लो तो हम पहले उत्तरी ध्रुव जा रहा था इसके पास तो आकर्षण हो रहा था, अब उल्टा करके जाएंगे तो दक्षिणी ध्रुव जाएगा, और दक्षिण में क्या होगा? प्रतिकर्षण। तो आकर्षण से तो पता नहीं पड़ा कि भाई साहब कौन सा ध्रुव है, आकर्षण से तो कोई पता नहीं पड़ा कि कौन सा ध्रुव है, ठीक है ना। प्रतिकर्षण से ही पता पड़ेगा कि चुंबक कौन सा है और लोहा कौन सा है। तो भाई कहने का मतलब है, एक लोहे के टुकड़े को और एक चुंबक को इस चुंबक के पास, लटकी हुई चुंबक के पास बारी बारी से ले जाने पर यदि पहले दोनों आकर्षित हो रहे हैं तो उल्टा करके ले जाने पर लोहे का टुकड़ा तो अब भी आकर्षित होगा, लेकिन चुंबक का टुकड़ा अब आकर्षित नहीं होगा, वो प्रतिकर्षित होगा। तो इससे पता पड़ जाएगा
कि चुंबक और लोहे में विभेद किससे संभव है? चुंबक और लोहे में विभेद, चुंबक और लोहे में विभेद, एक सेकंड। तो मैंने कहा कि चुंबक और लोहे में विभेद किससे संभव है? चुंबक और लोहे में विभेद प्रतिकर्षण से संभव है, क्योंकि एक बार तो दोनों में आकर्षण हो रहा है, तो उल्टा करके ले जाने पर तो लोहा का टुकड़ा तो क्या होगा? आकर्षित ही होगा, लेकिन चुंबक क्या होगा? प्रतिकर्षित होगा। तो ये नैश गुणधर्म था, ठीक है ना। लोहे और चुंबक में विभेद प्रतिकर्षण के द्वारा ही संभव है। हमने आज बताया था चुंबकीय पदार्थों का प्रतिकर्षण, कुछ पदार्थ चुंबक के द्वारा प्रतिकर्षित होते हैं, इसको प्रतिचुंबकीय पदार्थ भी कहा जाता है, आगे आएगा भी। सोना है, चांदी है। चुंबकीय प्रेरण, चुंबकीय प्रेरण का मतलब होता है कि किसी भी चुंबकीय पदार्थ को चुंबक के पास ले जाने पर उसमें भी चुंबक के गुण आ जाते हैं, इसको चुंबकीय प्रेरण कहा जाता है। और भाई चुंबकीय प्रेरण तो हो गया, तो चुंबकीय पदार्थ को चुंबक के पास लेके गए तो वो चुंबक तो बन गए, लेकिन उस पदार्थ में कौन सी ध्रुवता उत्पन्न होगी? मान लेते हैं यहाँ N था, यहाँ S था, और ये कोई लोहा ही है, इसको लेके गए इसके पास, इसके संपर्क में रख दिया, तो लोहे के इस वाले क्षेत्र में, इस वाले क्षेत्र में कौन सी ध्रुवता उत्पन्न होगी? इसके विपरीत S की उल्टी ध्रुवता उत्पन्न होगी। N ही तो उत्पन्न होगा यहाँ पर, विपरीत ध्रुवता उत्पन्न होगी, समान ध्रुवता तो उत्पन्न हो ही नहीं सकती है। तो इस टुकड़े में चुंबक के पास वाले हिस्से में, चुंबक के पास वाले हिस्से में जो चुंबकीय पदार्थ है उसमें विपरीत ध्रुवता उत्पन्न हो जाएगी। यदि यहाँ पर दक्षिणी है तो यहाँ पर क्या उत्पन्न हो जाएगा? उत्तरी उत्पन्न हो जाएगा। फिर हमने क्या कहा है? लोहे और चुंबक में प्रतिकर्षण द्वारा ही विभेद संभव है, ये मैंने बता दिया, सब पीडीएफ में मिल जाएगा। अब बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट और लास्ट गुणधर्म है ध्रुव प्रबलता, ठीक है ना। ध्रुव प्रबलता, पोल स्ट्रेंथ, ध्रुव प्रबलता कह दे, ध्रुव सामर्थ्यता कह दे, ठीक है ना, एक ही बात है। ध्रुव शक्ति कह दे, ध्रुव प्रबलता। इसको स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं ध्रुव प्रबलता को। इधर सुनना, ध्रुव प्रबलता को स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। और मैंने कहा, इधर सुनना, कल ही बताया था, चुंबक के ध्रुवों की चुंबकत्व की प्रबलता सबसे ज्यादा होती है। चुंबक के ध्रुवों की चुंबकत्व की प्रबलता सबसे ज्यादा होती है। तो परिभाषा क्या बनेगी ध्रुव प्रबलता के? चुंबक के दोनों ध्रुवों की चुंबकत्व की प्रबलता क्या कहलाती है? ध्रुव प्रबलता कहलाती है। चुंबक के ध्रुवों की चुंबकत्व की प्रबलता ही ध्रुव प्रबलता कहलाती है, यानी कि वो कितना ज्यादा किसी चीज को आकर्षित कर सकता है। चुंबक के दोनों ध्रुवों की जो चुंबकत्व की प्रबलता है वही ध्रुव प्रबलता कहलाती है। इसको m से प्रदर्शित करते हैं। और इधर सुनना, उत्तरी ध्रुव की ध्रुव प्रबलता प्लस m ली जाती है और दक्षिणी ध्रुव की ध्रुव प्रबलता माइनस m ली जाती है। जैसे हम विद्युत द्विध्रुव में बात करते हैं ना, प्लस q माइनस q, दो ध्रुव है, प्लस q और माइनस q, तो n और s भी तो दो ध्रुव है, n तो हो गया प्लस q और s हो गया माइनस q की तरह। तो उत्तरी ध्रुव की ध्रुव प्रबलता m ली जाती है और दक्षिणी ध्रुव की ध्रुव प्रबलता माइनस m ली जाती है। क्या ली जाती है? माइनस m ली जाती है, ठीक है, ये बात बता दी है। इसका मात्रक एम्पियर इंटू मीटर होता है। क्या होता है? एम्पियर इंटू मीटर, ये ध्यान रखेंगे। इसका मात्रक एम्पियर इंटू मीटर होता है, ठीक है ना। दूसरी बात इधर सुनना, ध्रुव प्रबलता का मान चुंबक के पदार्थ की प्रकृति, ठीक है ना, वह अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। चुंबक के पदार्थ की प्रकृति व अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, ये वाला, इस पर निर्भर करता है। चुंबक के पदार्थ की प्रकृति व अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इधर देखिए, ये हो गया। अब इधर सुनना, इसमें ये दिखा दिया है, ये दंड चुंबक है, मैं बता रहा था जो, ये n ध्रुव है, ये s ध्रुव है, ये 2l हो गई लंबाई, दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी। कल ही मैंने बताया था ये 2l जो होती है वो थोड़ा किनारों से अंदर होती है, ध्रुवों के बीच की दूरी होती है। इसकी ध्रुव प्रबलता स्मॉल m, इसकी माइनस स्मॉल m होती है, m ही है, प्लस माइनस का फर्क है, प्रकृति विपरीत है बस, ठीक है। स्मॉल m क्योंकि कैपिटल M और आएगा तो ये स्मॉल m है, इसी चैप्टर में कैपिटल M और आएगा तो ये स्मॉल m है, ठीक है। अब इधर सुनना,
इसमें दो स्थिति दिखा रहा हूं मैं। पहली स्थिति ये है, इधर देखो कि एक दंड चुंबक है, ये रहा, इधर देखना, इसको मैं लंबाई के लंबवत काट रहा हूं। लंबाई के लंबवत दो भागों में काट रहा हूं, ऐसे यूं। लंबाई के लंबवत, ये लंबाई है और ये चौड़ाई है, तो लंबाई के लंबवत मतलब चौड़ाई के अनुदिश। ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, तो लंबाई के लंबवत मतलब चौड़ाई के अनुदिश दो भागों में काट रहा हूं। तो इसकी ध्रुव प्रबलता कितनी हो जाएगी, इधर देखना। पहले m थी, अरे m ही तो थी, ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये m है तो m ही, तो पहले तो इतनी थी, काटने के बाद जितनी मोटी थी ना उतनी मोटी रहेगी, दो भागों में काट दिया, उतनी ही मोटी दिखाई देनी चाहिए। तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, एन एस, इसमें भी दो ध्रुव बन जाएंगे, लंबाई एल हो जाएगी। 2l कितने भागों में पड़ जाएंगी, दो भागों में, ये एल हो गई, ये एन और एस, दो ध्रुव बन गए। यानी कि एक दंड चुंबक को लंबाई के लंबवत मतलब चौड़ाई के अनुदिश दो भागों में तोड़ दिया। पहले m थी ध्रुव प्रबलता, तो ध्रुव प्रबलता m थी, मैंने कहा क्षेत्रफल पर निर्भर करती है इस पर, ठीक है ना। तो क्षेत्रफल पर निर्भर करती है ये, तो क्षेत्रफल थोड़ी बदला है मैंने। ये जैसे इसको भागों में काटा तो ये l हो गई, ये l हो गई, लेकिन ध्रुव प्रबलता अपरिवर्तित रहेगी, यानी कि इस टुकड़े की भी m रहेगी और इस टुकड़े की भी m ही रहेगी। यानी कि ऐसे काटोगे तो ध्रुव प्रबलता में कोई चेंज नहीं आएगा। पहले स्थिति ये थी, अब स्थिति ये हो गई है। इन दोनों की लंबाई इसके बराबर है, मोटाई इसके बराबर दिखनी भी चाहिए। दूसरी स्थिति, अब मैं इसको ऐसे काट रहा हूं, पहले तो ये ऐसे है, इधर देखना, पहले ये ऐसे है, इतनी मोटी है, इसकी m है। अब मैं इसको कैसे काट रहा हूं, ऐसे, लंबाई के अनुदिश। कैसे, लंबाई, ये लंबाई है ना, लंबाई के अनुदिश मतलब चौड़ाई के लंबवत, चौड़ाई ये थी तो चौड़ाई के लंबवत काट रहा हूं, ऐसे बीच में से यूं। तो काटूंगा तो ये पतली हो जाएगी ना, यूं इधर से यूं हो जाएगी, तो दो टुकड़े बन गए, ऐसे 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 दो टुकड़े बन गए, एन एस और एन एस। भाई इन दोनों की मोटाई इसके बराबर दिखनी भी चाहिए, इन दोनों की मोटाई इसके बराबर दिखनी भी चाहिए, यूं ही तो काटा है, इन दोनों की मोटाई इसके बराबर दिखनी चाहिए। और ये दूरी कितनी हो गई, 2l। पहले तो दूरी आधी हो गई थी ये, क्योंकि यूं काटा था, ठीक है ना। अब मैंने यूं काटा है, तो ये एक हिस्सा इतना हो गया, दूसरा हिस्सा इतना हो गया। अब ध्रुव प्रबलता आधी हो जाएगी, इसकी हो जाएगी m/2, इसकी हो जाएगी m/2, क्योंकि मैंने कहा था ध्रुव प्रबलता अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर निर्भर करती है। जब इसका क्षेत्रफल यहां से आधा हो गया, ये पहले की स्थिति है, बाद की स्थिति है, तो ध्रुव प्रबलता इसकी आधी और इसकी आधी हो जाएगी। तो यदि यो काट रहे हैं लंबाई के लंबवत यानी कि चौड़ाई के अनुदिश, तब तो ध्रुव प्रबलता में कोई फर्क नहीं पड़ता है, लंबाई आधी होती है। और जब यो काटते हैं तब ध्रुव प्रबलता आधी हो जाती है और लंबाई में कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये मैंने बता दिया आपको। ध्रुव प्रबलता के साथ चुंबक के दोनों ध्रुवों की जो चुंबकत्व की प्रबलता होती है वो ध्रुव प्रबलता होती है, और ध्रुव प्रबलता को m से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, m से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। ये बता दिया है, पदार्थ की प्रकृति पर और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर निर्भर करती है। एम्पेयर इंटू मीटर इसका मात्रक होता है, ठीक है ना, ये बता दिया। पहली स्थिति ऐसे काटा है तो ऐसा हो जाएगा, लंबाई आधी हो जाएगी, ध्रुव प्रबलता नहीं परिवर्तित होगी। और ऐसे काट दिया तो ध्रुव प्रबलता आधी हो जाएगी, लंबाई में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है ना, ये बता दिया। मान लो 4 हिस्सों में काटते तो 4 बार हो जाती, m/4 हो जाती, और 8 में काट दे तो m/8 हो जाती। वो तो मैंने 2 भागों में काटा है तो कितनी हो जाएगी, ठीक है ना। अब ये हो गया, चुंबक के गुणधर्म हो गए सारे, PDF में आपको सब मिल जाएंगे, ठीक है ना। यदि PDF पढ़ने में कोई दिक्कत हो तो मेरी आवाज को सुन सकते हैं आप, ठीक है ना, मैंने ब्लैक बोर्ड पे लिखा है वो देख सकते हैं, उससे क्लियर हो जाएगा कि क्या चीज यहाँ पर थी, ठीक है ना। दूसरी बात है अब चुंबक के लिए कूलाम का नियम। चुंबक के लिए कूलाम का नियम, इधर सुनना। इस चैप्टर में हम आधी बातें पहले और दूसरे चैप्टर की बात करेंगे, इधर सुनना। जैसे पहले चैप्टर में आपने कूलाम का नियम पढ़ा था, यहाँ पर भी पढ़ेंगे। वहां पर हमने विद्युत क्षेत्र पढ़ा था, यहाँ चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा। वहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ा था, यहाँ चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगा। वहां हमने क्या पढ़ा था,
चुंबकीय बल रेखाएं विद्युत बल रेखाएं या चुंबकीय बल रेखाएं हो जाएंगी। वहां पढ़ा था विद्युत फ्लक्स, यहाँ हो जाएगा चुंबकीय प्लस, ठीक है ना। तो वहां पढ़ा था विद्युत द्विध्रुव, यहाँ चुंबकीय द्विध्रुव, दंड चुंबक में होते ही हैं दो ध्रुव। तो जिसको पहला चैप्टर नहीं आता उसको ये चैप्टर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उसी से रिलेटेड है, उन्हीं बातों को यहाँ पर अपने हिसाब से दोहराएंगे। तो अब है कूलाम का नियम। क्या है? कूलाम का नियम। चुंबकत्व के लिए कूलाम का नियम है। चुंबकत्व के लिए कूलाम का नियम, इधर सुनना। चुंबकत्व के लिए कूलाम का नियम क्या कहता है? चुंबकत्व के लिए कूलाम के नियम अनुसार, इधर सुनना, वहां पर क्या था? दो आवेशों के मध्य लगने वाला कूलाम बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती व उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता था। F समानुपाती Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर और F बराबर हो जाता था K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर निर्वात के लिए, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर बात करेंगे चुंबकत्व के लिए जो कूलाम का नियम है वो दो ध्रुवों में लगेगा। तो दो ध्रुव भाई दो अलग अलग दंड चुंबक के होंगे, एक के बीच में थोड़ी लग सकता है, एक के बीच में थोड़ी लग सकता है। एक तो एक चुंबक के बीच में कैसे लगेगा? वो तो एक साथ ही रहते हैं। तो एक चुंबक का तो एक ध्रुव और दूसरे चुंबक का दूसरा ध्रुव, तो दो चुंबकीय ध्रुवों के मध्य लगेगा। इधर देखना, ये पहला चुंबक है और ये दूसरा चुंबक है। यहां पर S है तो यहाँ N आएगा और उनके बीच की दूरी है R। इसकी ध्रुव प्रबलता M1 है इस टुकड़े की, इसकी टुकड़े की कितनी है? M2। इस टुकड़े की ध्रुव प्रबलता M1 है, इसकी ध्रुव प्रबलता M2 है, ठीक है ना। ध्रुव प्रबलता इसकी M1 है, इसकी कितनी है? M2 है ध्रुव प्रबलता, ठीक है। तो और दोनों के बीच की दूरी कितनी है भाई? इसकी M1 है तो इसकी भी तो M1 ही होगी, प्लस माइनस का फर्क होता है लेकिन होती तो M ही है। तो इस टुकड़े की ध्रुव प्रबलता M1 है, इसकी ध्रुव प्रबलता M2 है और दोनों के बीच की दूरी R है। तब चुंबकत्व के लिए गाउस के वो कूलाम के नियम अनुसार दोनों चुंबकीय ध्रुवों के मध्य लगने वाला चुंबकीय बल, दोनों चुंबकीय ध्रुवों के मध्य लगने वाला चुंबकीय बल दोनों ध्रुवों की ध्रुव प्रबलता के गुणनफल के समानुपाती। इसकी ध्रुव प्रबलता M1 है, इसकी ध्रुव प्रबलता M2 है, तो दोनों ध्रुवों की ध्रुव प्रबलता के गुणनफल के तो समानुपाती। वहां पर आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है, यहां पर दोनों ध्रुवों की ध्रुव प्रबलता के गुणनफल के समानुपाती व लगने वाला बल दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो चुंबकत्व के लिए कूलाम के नियमानुसार दो चुंबकीय ध्रुवों के मध्य लगने वाला कूलाम बल दोनों ध्रुवों के ध्रुव प्रबलता के गुणनफल के समानुपाती व उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। F समानुपाती M1 M2 और F समानुपाती 1/R स्क्वायर। और समीकरण 1 और 2 को कंबाइन करके लिख देंगे, वहां पर आवेश का या ध्रुव प्रबलता है, बस इतने सी तो लिखेंगे। तो F समानुपाती M1 M2 R स्क्वायर हो जाएगा और F बराबर यहां से समानुपाती का चिन्ह हटेगा, वहां पर आता था 1/4 पाई एप्सिलॉन, तो यहां पर समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो आएगा, ये आएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। क्या आता है? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई M1 M2 अपॉन R स्क्वायर। भाई ये आता है, यहां पर म्यू लगा ले या म्यू नॉट लगा ले, एक ही बात है, ठीक है ना। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई M1 M2 अपॉन R स्क्वायर, म्यू भी लगा सकते हैं, ठीक है ना, म्यू भी लगा सकते हैं या म्यू अपॉन 4 पाई लगा ले, ठीक है ना, ज्यादा दिक्कत है तो म्यू बराबर म्यू लगा ले, ठीक है ना, म्यू अपॉन 4 पाई या म्यू नॉट एक ही बात होती है, ठीक है ना। ये आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई M1 M2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। यहां पर म्यू नॉट क्या है? म्यू नॉट बराबर होता है, इधर देखना, म्यू नॉट बराबर है निर्वात के लिए, निर्वात की वहां पर विद्युतशीलता था और यहां पर चुंबकशीलता, निर्वात की चुंबकशीलता, और इसका मान होता है 4 पाई गुना 10 की घात -7 वेबर, स्टैंडर्ड मात्रा के वेबर बटे एम्पियर इंटू मीटर, वेबर बटे एम्पियर इंटू मीटर। कहां से आया भाई ये मात्रक? इसमें अभी 2-3 दिन बाद सारे मात्रक एक साथ आ जाएंगे, तब दिन देख लेना ये मात्रक कहां से आया।
म्यू नॉट होती है निर्वात की चुंबकशीलता और इसका मान होता है म्यू नॉट का। अरे वहां पर होता था एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, तो एप्सिलॉन नॉट यहां से कितना था वहां पर एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन आर, तो यहां पर म्यू नॉट की वैल्यू हो जाएगी म्यू अपॉन म्यू आर। ठीक है ना, म्यू क्या है माध्यम की, वहां पर क्या थी माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता, तो ये हो जाएगा माध्यम की निरपेक्ष चुंबकशीलता। क्या हो जाएगी निरपेक्ष चुंबकशीलता। और म्यू आर क्या थी वहां पर आपेक्षिक चुंबकशीलता, तो यहां आपेक्षिक विद्युतशीलता थी एप्सिलॉन आर वहां पर, तो यहां हो जाएगी आपेक्षिक चुंबकशीलता। ये माध्यम की है, माध्यम की निरपेक्ष चुंबकशीलता म्यू, माध्यम की आपेक्षिक चुंबकशीलता म्यू आर। ठीक है, और म्यू क्या है निर्वात की चुंबकशीलता जिसका मान इतना होता था, वहां पर एप्सिलॉन नॉट का मान कितना था 8.85 गुणा 10 की घात -12 कूलम्ब स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट का मान था। यहां म्यू नॉट का मान कितना है इतना है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये सूत्र आता है। ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख सकता था इस सूत्र को यदि तुम चाहो तो F बराबर म्यू अपॉन 4 पाई m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर भी लिखा जा सकता था, और फिर मैं लिख देता म्यू बराबर क्या होता है म्यू नॉट म्यू आर, लिख देता ना म्यू बराबर म्यू नॉट म्यू आर, वहां लिखा था ना एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, तो ये आ जाता म्यू नॉट म्यू आर अपॉन 4 पाई m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। फिर कह देता निर्वात के लिए म्यू आर कितना होता है 1, तो F बराबर हो जाता म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। मैं ऐसे भी कह सकता था इसको, ठीक है ना, मैं डायरेक्ट यहाँ पर निर्वात के लिए लिख दिया, कोई बड़ी बात नहीं है। और ये निर्वात की विद्युत चुंबकशीलता हो गई जिसकी वैल्यू ये होती है, और म्यू क्या होता है म्यू आर क्या होता है वो मैंने बता दिया है। ठीक है, तो ये हो गया उसी का जैसा चल रहा है, बस वहां पर आवेश था, यहाँ पर क्या आ गई है ध्रुव प्रबलता, क्या आ गई है ध्रुव प्रबलता आ गई है। ये हो गया। अब इसको सदिश रूप में बात करेंगे, तो सदिश रूप में देखना आप F वेक्टर बराबर हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। और आर कैप क्या है बच्चों, यहाँ पर आर कैप है दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा के अनुदेश एकांक सदिश, दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा की अनुदेश एकांक सदिश है आर कैप। सदिश रूप में आ गया, दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा के अनुदेश एकांक सदिश है आर कैप। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात इसमें है ही नहीं। ये हो गया। अब हम बात करेंगे एकांक ध्रुव प्रबलता की परिभाषा की। m यानी कितना होना चाहिए 1, एकांक ध्रुव प्रबलता की परिभाषा की बात करेंगे, तो इधर देखना कैसे निकलेगी। एकांक ध्रुव प्रबलता की परिभाषा कैसे निकलेगी, इधर देखिए कैसे एकांक ध्रुव प्रबलता की परिभाषा निकलेगी। हम जानते हैं चूंकि F बराबर होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। यदि मैं ये कह दूं कि m1 बराबर m2 बराबर 1 एम्पियर इंटू मीटर है, एक है, और दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी 1 मीटर है, और म्यू नॉट का मान तो हमें पता ही है 4 पाई गुणा 10 की घात -7 वेबर बटे एम्पियर इंटू मीटर है, वेबर बटे एम्पियर इंटू मीटर है। तो F बराबर म्यू नॉट की वैल्यू कितनी है 4 पाई गुणा 10 की घात -7 बटे कितना है 4 पाई, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1 स्क्वायर, ये कट गया, ये आ गया। F बराबर आ गया 10 की घात -7 न्यूटन। तो भाई यहां से परिभाषा क्या बनेगी, यदि दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी 1 मीटर हो, दोनों चुंबकीय ध्रुवों के बीच की दूरी 1 मीटर हो, और प्रत्येक चुंबकीय ध्रुव पर लगने वाला बल 10 की घात -7 न्यूटन हो निर्वात में, तब दोनों ध्रुवों की ध्रुव प्रबलता कितनी होगी 1 मीटर होगी। भाई 1 मीटर 1 एम्पियर इंटू मीटर होगी, 1 एम्पियर इंटू मीटर लिया है तभी तो ये बल आया। तो परिभाषा क्या बनेगी कि यदि दो चुंबकीय ध्रुव उनके बीच की दूरी 1 मीटर हो और उनकी दोनों ध्रुवों पर लगने वाला बल 10 की घात -7 न्यूटन हो, कितना हो
10⁻⁷ न्यूटन हो प्रत्येक पर लगने वाला बल, तो दोनों ध्रुवों की ध्रुव प्रबलता कितनी होगी? 1 एम्पीयर इंटू मीटर होगी। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं होनी चाहिए, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। ये कूलाम का नियम खत्म हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे चुंबकीय द्विध्रुव, चुंबकीय आघूर्ण। पहले चैप्टर को आप पढ़ो, पहले दूसरे चैप्टर को, वहीं से पूरा रिलेटेड मिलेगा ये। ठीक है ना, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद। PDF आ जाएगी, नोट्स आ जाएंगे, सब आ जाएगा। ठीक है, ढंग से पढ़ते रहो। धन्यवाद।